चैप्टर 91। सुहानी की गुस्से भरी आवाज सुनकर शुभांश और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्लाते हुए बोला, नहीं, तुम नहीं जान सकती रैबिट। तुम तब तक नहीं जान सकती जब तक तुम मेरे लाइफ के बारे में वह सब कुछ ना जान जाओ जिस बारे में आज तक किसी को नहीं पता। समझी तुम? अब आगे। शुभांश और सुहानी के बीच टेंशन बढ़ता जा रहा था। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, तो बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। जो भी सच्चाई है, मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूँ। शुभांश ने कुछ देर तक गहरी सांस ली, जैसे कि वह अपने भीतर के सभी इमोशंस को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, रैबिट, तुम्हारे मॉन्स्टर वाले हीरो की जिंदगी बहुत अलग है। जो तुमने अब तक देखा है, वह सिर्फ मेरी जिंदगी का बस एक हिस्सा था। मेरे डार्क वर्ल्ड से तुम अभी तक अनजान हो रैबिट। सुहानी ने अपनी नन्हा आंखों को पोंछते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और कौन सा डार्क वर्ल्ड? क्यों मुझे उस दुनिया से दूर रखा, जिसका हिस्सा तुम हो? शुभांश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं नहीं चाहता था, तुम सिर्फ अपनी 19 साल की छोटी सी उम्र में मेरे उस डार्क वर्ल्ड से रूबरू हो। मैं मेरे डार्क वर्ल्ड से रूबरू कराने से पहले तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता था, तुम्हें हर वह चीज सिखाना चाहता था जो तुम्हें मेरे डार्क वर्ल्ड के लिए पूरी तरह से तैयार करता। लेकिन इन सब के लिए तुम उस टाइम बहुत छोटी थी। कितनी ही बड़ी थी तुम, सिर्फ 19 साल की। ऐसे में मैं कुछ वक्त लेना चाहता था तुम्हें तैयार करने से पहले, लेकिन उससे पहले ही वह सब कुछ हो गया। शुभांश की बात सुनकर सुहानी की आईब्रो तन गई। वह अपनी आंखों को छोटी छोटी करती हुई बोली, अच्छा, तब मैं छोटी थी, लेकिन अब मैं थोड़ी दिन पहले ही पूरी 23 साल की हो चुकी हूँ। तो मुझे बताओ सब कुछ, या अभी भी कुछ छुपाना है मुझसे? सुहानी की मासूम सी धमकी सुनकर शुभांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नो रैबिट, अब और नहीं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उसने सुहानी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठा कर बोला, जब मैं अमेरिका कैलिफोर्निया में रहता था और सिर्फ 3 या 4 साल का था, तब मुझे एक रात करीना ने किडनैप किया था। सुहानी शुभांश से पूछी, कौन करीना? उसने तुम्हारा ही किडनैप क्यों किया? पूरी दुनिया में क्या उसको तुम ही मिले थे? बताओ, बताओ। सुहानी की बात सुनकर शुभांश ने उसे घूर कर देखते हुए बोला, लिटिल रैबिट, मैं बोल रहा हूँ ना। मुझे पहले अपनी बात खत्म करने दो, तब तक बस तुम सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, ठीक है? ये सुनकर सुहानी कुछ नहीं बोली, लेकिन शुभांश को गुस्से में घूरने लगी। शुभांश ने फिर से बताना शुरू किया, करीना मेरे सो-कॉल्ड डैड की दोस्त थी। वह उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी, और इस वजह से उसका हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था। करीना कोई आम औरत नहीं थी। वह एक ह्यूमंस डीएनए रिसर्च स्पेशलिस्ट थी। ह्यूमंस डीएनए के साथ खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना उसकी शौक थी। फिर करीना को एक दिन एक सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट जेनेसिस के बारे में पता चला। लेकिन इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए करीना को एक खास तरह की डीएनए की जरूरत थी, क्योंकि अगर यह एक्सपेरिमेंट किसी आम इंसान के डीएनए के साथ किया जाता तो साइड इफेक्ट की वजह से यह एक्सपेरिमेंट खतरनाक हो सकता था, जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच सकती थी। सुहानी ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, कैसी तबाही? शुभांश ने गहरी सांस लेते हुए बताया, प्रोजेक्ट जेनेसिस कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था। एक बहुत पावरफुल और खतरनाक प्रोजेक्ट था। अगर इस प्रोजेक्ट को एक्सपेरिमेंट करते वक्त थोड़ी सी भी लापरवाही होती, तो एक झटके में करीना की जान तक जा सकती थी। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिस तरह का केमिकल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर इंजेक्ट किया जाता, नॉर्मल डीएनए होने की वजह से उसके अंदर इंजेक्ट किए गए केमिकल को हैंडल करना उसके लिए नामुमकिन था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस केमिकल के नॉर्मल डीएनए के कांटेक्ट में आते ही एक ऐसी रेडिएशन क्रिएट होता, जिस वजह से वह रेडिएशन करीना की जान तक ले सकता था। उसके साथ साथ वह रेडिएशन इतना ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता था कि चंद पलों में पूरी दुनिया में फैलकर ह्यूमन स्पीशीज मानव प्रजाति तक को मिटा सकता था। मम, जस्ट लाइक स्पाइनोसॉर्स, एक बड़ा और खतरनाक डायनासोर जो समुद्र में रहता था। मेगलोडॉन, एक विशाल शार्क जो समुद्र में रहती थी और जिसके दांत 7 इंच तक लंबे थे। टायरानोसोरस रेक्स, एक बड़ा और खतरनाक डायनासोर जो शिकार करता था। और गिगंटोपथिकस, एक विशाल बंदर जो 10 फीट तक लंबा था और जो खतरनाक माना जाता था। एचसी। जैसे जैसे सुहानी शुभांश की बात सुनती जा रही थी, वैसे वैसे सुहानी की हैरानी बढ़ती जा रही थी। सुहानी की हैरानी भरी एक्सप्रेशन देखकर शुभांश ने उसे धीरे से गले लगाते हुए मन ही मन बोला, और मेरी लिटिल रैबिट कितनी ज्यादा क्यूट है, मेरी प्यारी सी रैबिट, मेरे प्यारी सी लकी स्टार, मेरा सुकून, अपने मॉन्स्टर वाली हीरो की जान हो तुम। शुभांश मन में इस वक्त जाने कितने ही क्यूट क्यूट निक नेम से सुहानी को बुलाते हुए उसे मन ही मन लाड़ लड़ाए जा रहा था। फिर शुभांश ने सुहानी की माथे को प्यार से चुमकर फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, ऐसे ही करीना एक दिन डैड से मिलने घर आई थी। तब डैड स्टडी रूम में थे, इसलिए वह डैड से मिलने वहीं चली गई। तब पूरी फैमिली का नॉर्मल रूटीन चेकअप रिपोर्ट्स स्टडी रूम के स्टडी टेबल पर ही मौजूद था। हर 15 दिन में एक बार सभी का रूटीन चेकअप होना ओवरऑल फैमिली का रूल था। उस वक्त करीना की नज़र मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स पर गई, जो एक फुल बॉडी चेकअप रिपोर्ट थी। मेरा फुल बॉडी रिपोर्ट देखने के बाद करीना को ये जानने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगा कि
प्रोजेक्ट जेनेसिस के लिए जिस तरह का डीएनए की जरूरत करीना को थी, मेरे रिपोर्ट्स उस सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। उसी दिन ही करीना ने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला कर लिया और मौका देखकर उसने वह कर भी लिया। उस रात जब मुझे करीना ने किडनैप किया, उस वक्त ओबरॉय मेंशन में कोई भी मौजूद नहीं था। दादा दादी एनुअल बिजनेस समिट के लिए बाहर गए हुए थे और मॉम डैड सोम और परी शुभांश के छोटे भाई बहन को लेकर अपने एक फ्रेंड के घर फैमिली डिनर पे गए हुए थे। मेरी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं थी तो मैं घर पर ही रेस्ट कर रहा था और मेरा ख्याल रखने के लिए घर में बॉडीगार्ड्स के अलावा कोई नहीं था। डैड से बातों ही बातों में करीना को ये पहले ही पता लग चुका था कि उस रात घर में कोई भी मौजूद नहीं होने वाला है और उस वक्त करीना को अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बिल्कुल सही लगा। इसलिए उसने मौका मिलते ही मुझे किडनैप कर लिया। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि अगले कुछ महीने मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था। उस रात करीना मुझे अपने सीक्रेट बेस पर ले गई, जो ऊपर ऊपर से एक पुरानी और सड़ी गली सी लगने वाली बनकर जैसा लगता था, जहां किसी इंसान के जीना लगभग नामुमकिन जैसा था। वह जगह जमीन के नीचे थी, पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटी हुई, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। चैप्टर 92। उस रात करीना मुझे अपने सीक्रेट बेस पर ले गई, जो ऊपर ऊपर से एक पुरानी और सड़ी गली सी लगने वाली बनकर जैसा लगता था, जहां किसी इंसान के जीना लगभग नामुमकिन जैसा था। वह जगह जमीन के नीचे थी, पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटी हुई, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। अब आगे। शुभांश ने सुहानी से कहा, पहले कुछ दिनों में करीना ने मेरे बॉडी को टॉलरेंट बनाने के लिए उसे छोटे मोटे दर्द दिए, जिससे मेरी बॉडी हर वह दर्द सहने के काबिल हो जाए जो दर्द करीना मुझे देना चाहती थी। जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं तब सिर्फ 4 साल का ही था। करीना ने मुझे मेरे एज के अकॉर्डिंग ही मुझ पर मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से टॉर्चर करना शुरू किया। शुरुआत में उसने मुझे एक ठंडे सीलन भरे कमरे में कैद किया। उस कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर कोने में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ये सब बोलते हुए शुभांश के आंखों के सामने अपने बचपन के वह पल घूमने लगे जब वह करीना के कैद में था। जैसे ही वह पल शुभांश के आंखों के सामने आए, गुस्से में धीरे धीरे उसके बॉडी के बाइसेप्स और चेस्ट मसल्स फूलने लगे। गुस्से की वजह से उसके दोनों हाथों पर नशे तक उभर चुका था, जो उसके टाइट फिटेड ब्लैक और ग्रे 5 पीस सूट की वजह से फिलहाल विजिबल नहीं हो रहा था। धीरे धीरे शुभांश के आसपास का ऑरा बदल कर डार्क से डार्कर होता जा रहा था, जिसको सुहानी साफ महसूस कर पा रही थी। पता नहीं सुहानी को उस वक्त क्या सुझा कि वह बिना कुछ बोले बस शुभांश के सिर को सहलाने लगी। सुहानी की कॉटन सॉफ्ट जैसी हाथों को अपने सिर पर महसूस करते ही शुभांश की आंखें सुकून से बंद हो गई। कुछ पल तक शुभांश वैसे ही अपनी आंखें बंद किए सुहानी के हाथ को अपने सिर पर महसूस करने लगा। फिर वह सुहानी को अपने गोद में लेकर सीधा अपने प्राइवेट जेट के बेडरूम में मौजूद बहुत ही बड़े लग्जरियस बेड के बीचों बीच धीरे से बिठाकर खुद सुहानी की गोद में सिर रखकर लेट गया और अपने सिर को सुहानी के पेट में छुपाते हुए सुहानी की कमर के इर्द गिर्द अपने दोनों बाहों को लपेट लिया। सुहानी ने बिल्कुल भी शुभांश को बीच में ना ही टोका ना ही किसी चीज के लिए रोका, क्योंकि वह आज शुभांश से सारी बातें जान लेना चाहती थी। इन 3 सालों में सुहानी के अंदर एशिया के नंबर 1 स्पोर्ट कंपनी स्टॉर्मब्रिंगर बाइक्स को संभालते हुए एक अजीब सा पेशेंस आ चुका था। सुहानी धीरे धीरे शुभांश को कंफर्ट करने लगी, जिससे शुभांश बेफिक्र होकर सुहानी को वह सब कुछ बता सके जो बचपन में उसके साथ हुआ था। इसलिए सुहानी शुभांश को जितना हो सके उतना कंफर्ट देने की कोशिश कर रही थी। सुहानी की गोद में लेटे हुए शुभांश को वह सुकून वह सेफ्टी वाला कंफर्ट मिलने लगा तो शुभांश बिना रुके अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, रात होते ही करीना कुछ वियर डिवाइस और नीडल्स के साथ उस कमरे में आती। पहले तो उसने मेरे बॉडी में दर्द बढ़ाने वाले इंजेक्शन लगाए, जिनसे मेरे नसों में आग सी लग जाता। मेरे चीखें उस कमरे की दीवारों से टकरा कर गूंजती, लेकिन वहां मेरे दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था। यकीन मानो रैबिट, तब मेरे पूरे बॉडी में इतना दर्द होता था कि मैं हर पल मरने की दुआ करता। ये सुनते ही सुहानी की दिल में अजीब सी दर्द उठने लगी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि शुभांश को उस वक्त किस हद तक दर्द हुआ होगा। इधर शुभांश बिना रुके वह सब कुछ बोलता गया जो उसके साथ बचपन में हुआ। अभी भी शुभांश का सिर सुहानी के पेट में दुबका हुआ था। शुभांश ने कहा, करीना की क्रूअल्टी वहीं खत्म नहीं हुआ। उसने मुझे कई दिनों तक भूखा रखा, जिस वजह से मैं कमजोर होता गया। जैसे ही मैं कमजोर हुआ उसके बाद करीना ने मुझे एक लिक्विड ड्रग पिलाई। उस लिक्विड ड्रग को पीने के बाद मेरे बॉडी में अजीबोगरीब रिएक्शंस होने लगी। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। ये देखकर करीना ने मुझे जंजीरों से बांध दिया ताकि मैं दर्द होने के बावजूद भी हिल ना पाऊं। हर रात करीना एक नए तरीके से मुझे तोड़ने की कोशिश करती। एक रात उसने मुझे एक टैंक में बंद कर दिया, जिसमें धीरे धीरे पानी भरने लगा। पानी ठंडा और खारा था और उसमें बर्फ के टुकड़े भी थे। उस पानी में मेरे सांसें थमने लगी और मेरा हार्ट बीट भी एबनॉर्मली तेज हो गई। इस वजह से मेरे नर्वस सिस्टम पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन करीना ने मुझे बाहर निकालने के बजाय मेरे उस हालात का मजा लेने लगी। एक 4 साल के बच्चे की ऐसी हालत देखने के बावजूद भी उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वह मेरे बेबसी पर हंस रही थी। कभी कभी करीना मुझे अंधेरे कमरे में छोड़ देती
वहां हर बार जब भी मैं सोने की कोशिश करता, बिजली का एक कट मेरे पूरे बॉडी में दौड़ जाता। उस वक्त मेरे चीखे कोई नहीं सुनता। उस वक्त मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे दर्द का कोई अंत ही नहीं है। कुछ महीनों तक मैं उस घटिया औरत की क्रूरल्टी को सहता रहा। उस दौरान मेरे बॉडी के हर पार्ट में गहरा घाव बन गया। उस वक्त मुझे इतना दर्द होता था कि मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा सोल किसी भी वक्त मेरे बॉडी का साथ छोड़ सकता था। लेकिन मैंने हार नहीं माना रैबिट। करीना के हर टॉर्चर के बाद मैं अपनी आंखें बंद कर लेता और अपनी फैमिली को याद करता, अपने परिवार के प्यार को महसूस करने की कोशिश करता। मेरे दादाजी मुझे ढूंढ लेंगे, यही एक चीज थी जिसने मुझे उस वक्त जिंदा रखा, मुझे पूरी तरह टूटने से बचाए रखा। उस सिचुएशन ने मुझे सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी तोड़ने की कोशिश की। लेकिन मेरे अंदर कुछ तो ऐसा था जिसने मुझे करीना की हर क्रूरल्टी के बावजूद हार नहीं मानने दिया। मेरे अंदर उस वक्त बस एक ही बात चल रही थी कि मैं एक दिन करीना की कैद से निकलकर अपने फैमिली के पास वापस लौटूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही तकलीफ क्यों न सहना पड़े। करीना के टॉर्चर के कुछ महीनों बाद मेरी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। लेकिन करीना की नजरों से छिपे हुए कोई ऐसा भी था जो लगातार मुझे वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे दादाजी थे, ओबरॉय फैमिली के फैमिली हेड और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। चैप्टर 93। करीना के टॉर्चर के कुछ महीनों बाद मेरी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। लेकिन करीना की नजरों से छिपे हुए कोई ऐसा भी था जो लगातार मुझे वहां से निकालने की कोशिश कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे दादाजी थे, ओबरॉय फैमिली के फैमिली हेड और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। अब आगे। इतना बोलने के बाद शुभांश ने सुहानी को और कसकर पकड़ लिया। फिर वह सोचने लगा कैसे उसके दादाजी ने उसको बचाया था। अपने बिजनेस समिट से लौटने के बाद जब आरान के दादाजी को आरन शुभांश के गायब होने की खबर मिली, उसके दादाजी ने अपनी पूरी ताकत और रिसोर्सेज को झोंक दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे एक्सीलेंट स्पाइस ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट की टीम को आरन शुभांश को ढूंढने लगा दिया, जिसका एकमात्र उद्देश्य आरन को सुरक्षित वापस लाना था। ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप एंड मार्शल आर्टिस्ट की टीम दुनिया की सबसे पावरफुल फैमिली में से एक दी ओबरॉयज के पावरफुल एलीट बॉडीगार्ड्स को डिस्क्राइब करते थे, जो आरान का ही फैमिली था। ओबरॉय फैमिली के स्पाइस की टीम ने महीनों तक करीना का पता लगाने के लिए जी जान लगा दी। आखिरकार एक दिन उन्हें करीना के छुपने की जगह का सुराग मिल गया। वो बनकर जहां आरन को कैद करके रखा गया था। करीना का ठिकाना इतना सीक्रेट और सेफ था कि उसे ढूंढना किसी इम्पॉसिबल काम जैसा था, लेकिन आरन के दादाजी के पास वह ताकत थी जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सके। एक रात जब करीना अपनी अगली क्रूएल एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रही थी, आरन ने अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस किया। उसके शरीर में दर्द और कमजोरी के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दादाजी का चेहरा याद किया, जिसने उसे हमेशा सिक्योरिटी का एहसास दिलाया था। उसी वक्त बनकर के बाहर एक बड़ी हलचल होने लगी। करीना को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ, लेकिन जब तक वह समझ पाती, ओबरॉय फैमिली के स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनकर को चारों तरफ से घेर लिया। करीना ने तेजी से आरन को मारने का सोचा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला और आरन के दादाजी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ वहां दाखिल हुए। करीना ने हड़बड़ाहट में आरन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आरन के दादाजी की ताकत और उनका अफेक्ट करीना के हर दांव पर भारी पड़ा। करीना को तुरंत ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप एंड मार्शल आर्टिस्ट की टीम ने अपने कस्टडी में ले लिया और आरन को जल्दी से वहां से बाहर निकाला गया। जैसे ही आरन ने अपने दादाजी का चेहरा देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अब भी दर्द में था, लेकिन उसके दादाजी की मौजूदगी ने उसे जैसे फिर से जिंदगी दे दिया हो। उसके दादाजी ने आरान को अपने गोद में उठा लिया, जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो, और आरान को अपने साथ बाहर ले गए। बाहर आते ही आरन ने पहली बार महीनों बाद ताजी हवा महसूस की। उसके दादाजी ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़े रखा था, जैसे उसे दोबारा खोने का डर हो। अपने दादाजी के साथ अपने डैड को न देखकर आरन को महसूस हो गया कि अगर उसके दादाजी न होते तो वो शायद ही कभी इस जगह से बाहर निकल पाता। उसके दादाजी की ताकत, उनका प्यार और उनका अपने पोते को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालने का अटूट संकल्प ही वो वजह थे जिसकी बदौलत आरन आज जिंदा था। इस हादसे को फेस करने के बाद आरन और उसके दादाजी के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया, और आरन ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह कभी अपने दादाजी का साथ नहीं छोड़ेगा। जब आरन को करीना की कैद से बाहर निकाला गया, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसके दादाजी खुद उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने आरन का पूरा फिजिकल और मेंटल टेस्ट किया। डॉक्टर ने आरन के दादाजी को एक तरफ बुलाकर बताया, मिस्टर ओबरॉय, आरन की हालत बेहद गंभीर है। इस हादसे की वजह से आरन अपनी सारी इमोशंस को खो चुका है। अब शायद ही वह कभी फ्यूचर में किसी भी तरह का इमोशन फील कर पाए। शायद हो सकता है कि शुरुआत में वह अपने अंदर के दर्द को अपने परिवार के साथ बयां करने की कोशिश करे। उस वक्त आप गलती से भी उसे रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो फ्यूचर में वह पूरी तरह से किसी भी तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कैपेबल नहीं होगा। डॉक्टर की बोली गई हर बात को आरन के दादाजी बहुत सीरियसनेस के साथ बिना किसी इंटरप्शन के सुन रहे थे। डॉक्टर जो बोलना चाहते थे वह उन्हें बोलने दे रहे थे।
डॉक्टर ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, उस टॉर्चर ने न सिर्फ उसके बॉडी को बल्कि उसकी मासूमियत को भी बुरी तरह से अफेक्ट किया है, जिस वजह से आरान को गहरे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा है। उसे ठीक होने के लिए अपने परिवार के प्यार और सहारे की बेहद जरूरत है। इसीलिए हो सकता है कि फ्यूचर में शुभांश को एंटी वुमेन डिसऑर्डर से भी गुजरना पड़े, क्योंकि आरान पर यह टॉर्चर एक वुमन ने किया है। अपने पोते की इस हालत के बारे में डॉक्टर से सुनकर आरान के दादाजी के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। वह जानते थे आरान ने जो कुछ भी सहा है उसे कभी बुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद आरान के दादाजी आरान का कैसे ख्याल रखा जाए उस बारे में डॉक्टर से सब कुछ पता करने के बाद आरान को लेकर अपने ओबरॉय मेंशन लौट आए। दूसरी तरफ करीना का पकड़ा जाना ओबरॉय परिवार के लिए एक राहत की बात तो थी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। करीना को ओबरॉय परिवार के गार्ड्स ने बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच रखा था। उसे एक मजबूत और सुरक्षित कमरे में बंद किया गया था, जहां हर वक्त गार्ड्स की निगरानी रहती थी। लेकिन करीना के पास एक प्लान पहले से ही तैयार थी, जिसे उसने बेहद चालाकी से अंजाम दिया। उसने उन महीनों में जब वह आरान को किडनैप कर उसके साथ टॉर्चर कर रही थी, खुद को भी मेंटली और फिजिकली रूप से स्ट्रांग बनाया था। वह जानती थी कि उसे एक दिन पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए तैयारी कर रखी थी। उस रात जब आरान के दादाजी आरान को घर लेकर आए, तब करीना ने अपना प्लान अमल में लाने का फैसला किया। उसने जानबूझकर खुद को बीमार और कमजोर दिखाया। उसने गार्ड्स को यह जताया कि उसके ड्रग्स का नेगेटिव इम्पैक्ट अब उस पर भी हो रहा है। उसने खाना छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। गार्ड्स ने जब उसकी हालत देखी तो उन्हें लगा कि करीना अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। उनके लिए इस वक्त करीना को जिंदा रखना जरूरी था, क्योंकि उनको करीना से उसकी सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन भी निकालनी थी, जिस बारे में करीना ने अब तक कुछ नहीं बोला था। इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर करीना ने गार्ड्स के सामने अपनी दर्दनाक हालत को और भी बड़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे गार्ड्स की चौकसी में थोड़ी ढील आ गई। जब गार्ड्स को लगा कि करीना की हालत नाजुक हो गई है, उनमें से कुछ गार्ड्स ने कमरे के बाहर जाकर मदद बुलाने का फैसला किया। यही वह मौका था जिसका करीना इंतजार कर रही थी। जैसे ही गार्ड्स बाहर गए, करीना ने अपने साथ लाए छोटे से पैकेट में छुपाए हुए मिस्टीरियस लिक्विड स्प्रे का इस्तेमाल किया। उसने इसे तेजी से गार्ड्स से छिपकर स्प्रे कर दिया, जिससे वहां पर मौजूद गार्ड्स तुरंत बेहोश हो गए। गार्ड्स के बेहोश होते ही करीना ने फुर्ती से उनके पास से चाबियां उठाई और कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे से बाहर निकलते ही करीना ने अपने मैप के अनुसार भागने का रास्ता चुना। उसने पहले ही उस जगह का मैप अपने दिमाग में बसा लिया था और उसे पता था कि कहां से भागना है। करीना ने सिक्योरिटी कैमरास और अलार्म से बचते हुए सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की। हालांकि यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि ओबरॉय परिवार की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। लेकिन करीना अपने चालाकी और अपने प्लान के दम पर गार्ड्स के चंगुल से निकलकर भागने में सक्सेसफुल हो ही गई। वह जानती थी कि अगर उसे दोबारा पकड़ा गया तो यह उसके लिए आखिरी दिन हो सकती है, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर बस यहाँ से बाहर निकलना था। करीना ओबरॉय परिवार की गिरफ्त से बचकर एक ऐसी जगह पर चली गई जहां से उसने अपनी अगली चाल चलने की प्लानिंग करना शुरू की। करीना का भागना इस बात का प्रूफ था कि वह अभी भी खतरा बन सकती थी और ओबरॉय परिवार को उससे सतर्क रहने की जरूरत थी। चैप्टर 94। करीना ओबरॉय परिवार की गिरफ्त से बचकर एक ऐसी जगह पर चली गई जहां से उसने अपनी अगली चाल चलने की प्लानिंग करना शुरू की। करीना का भागना इस बात का प्रूफ था कि वह अभी भी खतरा बन सकती थी और ओबरॉय परिवार को उससे सतर्क रहने की जरूरत थी। अब आगे कुछ दिन बाद आरन कई बार अपने डैड को ये बताने की कोशिश कर चुका था कि उसे करीना ने किडनैप किया था, लेकिन उसके डैड कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए। आरान के डैड ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया था कि करीना को किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही फैमिली के बॉडीगार्ड्स ने रंगे हाथों पकड़ा था। शायद सब कुछ जानकर भी वह अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। इसका एक बड़ा कारण ये था कि करीना आरन के डैड की कॉलेज लाइफ क्रश थी। इस कारण जब भी आरन ने अपने डैड को करीना का नाम लेकर बताया तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके सोच के हिसाब से करीना कभी वैसा कुछ नहीं कर सकती थी जैसा आरान कह रहा था। आरान अपने डैड को करीना के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में भी सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसके डैड कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये देखकर जब आरान ने अपनी मम्मी से बात करने की कोशिश की तो आरान के डैड ने उसे उसकी मम्मी को भी कुछ नहीं बताने दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी के सामने करीना की इमेज खराब हो, क्योंकि वह उनकी कॉलेज टाइम की क्रश जो थी। दूसरी बात यह थी कि उनको करीना पर हद से ज्यादा भरोसा था कि करीना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही दिन बीतते गए और आरान पूरी कोशिश कर रहा था कि वह अपनी मॉम डैड से अपने दिल की बात शेयर करे, लेकिन आरान के डैड को अब आरान की बातें इरिटेट करने लगा था। इस वजह से उन्होंने कुछ दिन के लिए आरान को यही छोड़कर अपनी पत्नी और आरान के छोटे जुड़वा भाई बहन सोम और परीत को लेकर इंडिया जाने का फैसला ये सोचते हुए कर लिया कि अभी की सिचुएशन को नजर में रखते हुए आरान से दूर रहना ही सही होगा। आरान के डैड अपने दिमाग में इंडिया जाने का विचार पक्का कर चुके थे। उनके लिए यही बेहतर था कि वह आरान से दूर रहे ताकि सिचुएशन और न बिगड़े।
लेकिन जब ये बात आरान की दादी को पता चली तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे को समझाने का फैसला किया। एक शाम घर के बड़े हॉल में जब आरान के डैड अकेले बैठे थे तो उनकी माँ यानी आरान की दादी धीरे धीरे उनके पास आई। वह जानती थी कि उनके बेटे का मन अपने बेटे के लिए पत्थर हो चुका है, लेकिन वह अपने पोते के लिए कुछ भी कर सकती थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा तुम जो करने जा रहे हो वह सही नहीं है। आरान को इस समय तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे अकेला मत छोड़ो। आरान के पिता ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, माँ आप समझती नहीं हैं। आरान की बातें अब बहुत अजीब हो गई हैं। करीना का नाम लेकर वह कुछ भी कह देता है। दादी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आरान तुम्हारा बेटा है, वह झूठ क्यों बोलेगा? क्या तुम अपने बेटे पर भरोसा नहीं कर सकते? इस बात पर आरान के पिता का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहा, माँ आप समझ नहीं रही। करीना मेरे कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त थी। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती जैसा आरान कह रहा है। वह इस सिचुएशन को समझने की बजाय बस एक कहानी गढ़ रहा है। उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये तो वह एक 4 साल का बच्चा ही ना, ऐसे में उसके बात को हम सीरियसली नहीं ले सकते। और रही बात ओबरॉय के बॉडीगार्ड्स की, तो जरूर किसी ने करीना को इस मामले में फंसाया है। जैसे जैसे आरान के पिता और दादी के बीच बहस तेज होती गई, माहौल में तनाव बढ़ता गया। दादी के शब्दों में दर्द और चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन उनके बेटे का अड़ियल रवैया उन्हें अंदर तक तोड़ रहा था। उन्होंने अपने बेटे से आखिरी बार कहा, बेटा अपने बेटे के लिए एक बार सोचो। वह तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन आरान के पिता अपनी पुरानी यादों और करीना पर अंधे विश्वास के चलते गुस्से में बोले, माँ आप क्यों नहीं समझती? करीना ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सब आरान की बस एक बेबुनियाद इमेजिनेशन है। ये सुनकर दादी के चेहरे पर एक असहनीय दर्द उभरा। उनका दिल जैसे टूट गया हो। उनकी सांसें भारी होने लगी और अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। वह दर्द इतना था कि वह अपने बेटे के सामने ही घुटनों के बल गिर पड़ी। आरान, जो ये सब छुपकर देख रहा था, तुरंत बाहर आकर दादी के पास भागा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह चिल्लाने लगा, दादी, दादी। लेकिन दादी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उन्होंने वहीं अपनी अंतिम सांस ली। दादी की अचानक डेथ ने आरान के पिता को अंदर तक हिला कर रख दिया। उनकी आंखों के सामने उनकी मां का शरीर निष्प्राण पड़ा था और यह सब उनके ही कारण हुआ था। उन्हें अपनी गलती का कुछ पल के लिए एहसास तो हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह डर और सदमे से जड़वत हो गए थे। उनकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। घर में उस समय कोई और नहीं था और अपनी मां को देखकर वह पूरी तरह से टूट गए थे। उनके मन में डर था कि अगर यह बात किसी को पता चली तो उनका परिवार बिखर जाएगा और उन पर से घर वालों का भरोसा भी टूट जाएगा, कहीं सब उनसे नफरत न करने लग जाए। इस डर और घबराहट में उन्होंने दादी के शरीर को चुपचाप ठिकाने लगाने का फैसला किया। वह अपनी मां की लाश को घर के पीछे बने एक पुराने कमरे में ले गए, जो काफी समय से बंद था। वहां उन्होंने दादी के शरीर को छिपा दिया और कमरे को अच्छे से बंद कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बना लिया। इसके बाद उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, न ही घर के बाकी सदस्यों को और न ही पुलिस को। आरान भी इस भयानक सच्चाई से अवगत था, लेकिन वह अपने पिता के डर और सदमे को देखकर चुप रहने के लिए मजबूर हो गया। जल्द ही आरान के पिता अपनी पत्नी और 2 जुड़वा बच्चे सोम और परी को लेकर इंडिया चले गए। आरान के डैड ने यह फैसला कर लिया था कि अगर कोई उनको आरान के बारे में पूछेगा तो वह उन्हें बता देंगे कि आरान के दादाजी ने आरान को अपने पास ही रख लिया है, क्योंकि वह आरान को ओबरॉय फैमिली का नेक्स्ट सक्सेसर के रूप में कुछ खास ट्रेनिंग देना चाहते हैं। इसलिए आरान को फिलहाल ट्रेनिंग के लिए अपने दादाजी के पास ही रुकना पड़ेगा। उन्होंने दादी की अचानक गुमशुदगी के बारे में भी किसी से कोई सवाल नहीं उठाने दिया और इस राज को अपने साथ इंडिया ले गए। यह एक ऐसा घाव था जिसने पूरे परिवार को भीतर से तोड़ दिया, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में जानने या बोलने की हिम्मत नहीं की। आरान के दादाजी भी न जाने क्यों इस मामले में पूरी तरह से चुप थे। उन्होंने भी अपने बेटे को कोई सवाल नहीं किया। इस घटना ने आरान के दिल में गहरा जख्म छोड़ दिया। उसने अपने पिता के हाथों अपनी दादी की डेथ और उसके बाद के घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा था। जिस तरह से उसके पिता ने इस सब को छिपाने की कोशिश की और उसकी दादी की बॉडी को ठिकाने लगाकर इस राज को दबा दिया, उसने आरान के दिल में अपने पिता के प्रति गहरी नफरत भर दी। आरान, जो पहले अपने पिता से प्यार और सम्मान करता था, अब उनके हर शब्द और हर हरकत से नफरत करने लगा। उसकी नफरत इस हद तक बढ़ गई कि वह अपने पिता के सामने खड़ा होना भी नहीं चाहता था। उसके मन में यह सवाल बार बार उठता था कि अगर उसके पिता इतने पत्थर दिल और निर्दय हो सकते हैं, तो आज के बाद वह भी अपने डैड को दिखा देगा कि असल में पत्थर दिल और निर्दय होना किसे कहते हैं। इस घटना के बाद आरान की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, जिसने उसे उसके पिता से पूरी तरह दूर कर दिया। अब उसके दिल में सिर्फ नफरत थी और इस नफरत ने उसे अपने पिता से इतना दूर कर दिया कि अब आरान के डैड चाहकर भी अपने बेटे को उनकी जिंदगी में वापस नहीं ला सकते थे। आरान के डैड के इंडिया जाने के बाद आरन ने एक दिन अपने दादाजी को करीना द्वारा किए गए खतरनाक ड्रग्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन आरान ने अपने सारे इमोशंस को महसूस करना बंद कर दिया।
आरन की आपबीती सुनने के बाद और उसकी ऐसी बड़ी ही हालत देखकर उसके दादाजी को एहसास हो गया कि करीना की गतिविधियों से केवल आरन का जीवन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। शुभांश सुहानी की गोद में सिर रखकर इन सब बातों के बारे में बताने के बाद बोला, रेबिट तुम ही सोचो, डैड को करीना की सच्चाई कैसे नहीं पता चला। ओबरॉय की सिक्योरिटी टीम ने उस करीना को रंगे हाथों पकड़ा था। उनको सब कुछ पता था रैबिट, सब कुछ जानते हुए भी उस इंसान ने दादी को इतना दुख दिया कि दादी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे नफरत है उस इंसान से, नफरत। ये बोलते हुए शुभांश सुहानी की गोदी में और दुबक गया। चैप्टर 95। सब कुछ जानते हुए भी उस इंसान ने दादी को इतना दुख दिया कि दादी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे नफरत है उस इंसान से, नफरत। ये बोलते हुए शुभांश सुहानी की गोदी में और दुबक गया। अब आगे। कुछ समय बाद शुभांश ने सुहानी की गोद में सिर सीधा करते हुए उसे देखते हुए कहा, रैबिट मेरी दादी का अचानक गायब हो जाना मेरे बचपन का एक ऐसा राज था जिसके बारे में अब तक सिर्फ मुझे और डैड को ही पता था। और शायद दादाजी को भी कहीं ना कहीं इस बारे में पता होगा। इसलिए शायद दादी के गायब हो जाने के बाद भी दादाजी ने डैड से कोई सवाल नहीं किया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन और इस ऑर्गेनाइजेशन के लॉर्ड का इस दुनिया में एग्जिस्टेंस क्यों और कैसे बना। इतना कहकर शुभांश ने एक एक करके सब कुछ याद करते हुए सुहानी को बताना शुरू किया। डैड मुझे दादाजी के पास अमेरिका में छोड़कर मॉम और मेरी ट्विंस भाई बहन के साथ इंडिया वापस जा चुके थे। साथ ही मुझे इस बात की वार्निंग भी देकर गए थे कि अगर मैंने दादाजी से दादी के बारे में कोई सवाल किया या उनको कुछ बताने की कोशिश की तो वह मॉम और मेरे छोटे भाई बहन की हालत भी दादी की तरह कर सकते हैं। इसलिए मैं मॉम और मेरे छोटे भाई बहन के बारे में सोचकर चुप रहा और दादाजी से दादी के बारे में ना कुछ कहा ना कुछ पूछा। हालांकि डैड के जाने के बाद मैंने एक रात करीना और उसके इरादे के बारे में दादाजी को सब कुछ बता दिया जब दादाजी मुझे सुला रहे थे। उसके बाद करीना के बारे में सब कुछ सुनकर दादाजी ने उस रात खुद को पूरी रात के लिए स्टडी रूम में बंद कर लिया। स्टडी रूम के बड़े कंप्यूटर स्क्रीन पर करीना से जुड़ी सारी जानकारियां एक एक करके स्लाइड हो रही थी। दी ओबरॉय की पूरी सिक्योरिटी टीम इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दादाजी के साथ मीटिंग कर रही थी। दादाजी के सामने करीना का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की पूरी प्लानिंग कंप्यूटर मॉनिटर पर पूरी डिटेल्स के साथ शो हो रही थी। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद दादाजी ने सिक्योरिटी टीम को करीना पर नजर रखने के लिए कहकर मीटिंग को एंड किया। इसके बाद दादाजी ने एक मिस्टीरियस इंसान को कॉल किया और कहा, जल्द से जल्द द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू करो। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर मैं तुम्हें हैंडओवर करता हूँ। इसे बनाने के लिए तुम्हारे पास 1 महीना है। 1 महीने बाद मैं खुद वहां आऊंगा और सब कुछ देखूंगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के सारे आर्किटेक्चर को इस बात का ध्यान रखते हुए बनाना कि ये ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन होगा जो बुराई के खिलाफ खड़ा रहेगा और जिसमें हर बुराई से निपटने की ताकत होगी। दादाजी ने उस मिस्टीरियस इंसान को नोवा हेवन सिटी के बारे में भी सब कुछ बताया जहां इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाना था। नोवा हेवन खुद बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी जिसके बारे में बाहरी दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद शुभांश ने सुहानी को समझाना शुरू किया कि कैसे एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन बना। दादाजी ने जिस मिस्टीरियस इंसान से बात की थी वह एक ग्रेट आर्किटेक्ट और इंजीनियर था। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। नोवा हेवन एक ऐसी जगह थी जहां न तो कोई आउटसाइडर आसानी से आ सकता था और न ही कोई यहां से बाहर जा सकता था। इसे नेचुरल और ह्यूमन मेड सिक्योरिटी से कवर किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन के कंस्ट्रक्शन के दौरान दादाजी ने इंश्योर किया कि हर चीज में बेस्ट टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का यूज किया जाए। 1 महीने बाद द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन का बादलों को छूने वाला बिल्डिंग यानी हेडक्वार्टर जो एम्परर्स टावर के नाम से जाना जाने वाला था पूरी तरह से तैयार होकर आज के टाइम से कहीं ज्यादा एडवांस और आलीशान टावर के नाम से नोवा हेवन सिटी का सबसे खूबसूरत टावर के रूप में अपनी चमक बिखेर रहा था। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर एम्परर्स टावर सिर्फ 1 महीने में इसलिए बन पाया क्योंकि नोवा हेवन अपने आप में ही बहुत ज्यादा एडवांस्ड और डेवलप सिटी था। इसलिए उनके पास ऐसी मशीन्स और टेक्निक्स थी जिसके मदद से एक पूरी की पूरी द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन टावर को 1 महीने में मजबूती के साथ खड़ा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। नोवा हेवन सिटी के बारे में उतने ही लोगों को पता हो सकता था जितने लोग द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर में काम करने वाले थे। एम्परर्स टावर के सामने एक बहुत बड़ा राउंड शेप का वाटर फाउंटेन मौजूद था जो देखने में कुछ इस तरह का था कि जो कोई भी उस वाटर फाउंटेन को देखता एक पल के लिए उसकी नजर उस फाउंटेन पर टिक जाती। नोवा हेवन को एक हाई टेक शहर के रूप में डेवलप किया गया था जहां अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज और मल्टीपल मार्शल पावर को एक साथ जोड़ा गया था। नोवा हेवन एक ऐसी बड़ी ही हिडन सिटी थी जो दी ओबरॉयज के एल्डर जनरेशन की देन थी। इस छुपे हुए शहर की खासियत ये थी कि इस शहर पर सिर्फ वही रूल कर सकता था जिसके ब्लड लाइन में दी ओबरॉयज का एक तरह का स्पेशल डीएनए पाया जाता था और जो इस नोवा हेवन सिटी पर रूल करता उसके अंदर इस सिटी में मौजूद सारे पावर्स और रिसोर्सेस को संभालने के लिए काबिलियत होती ही थी। इस सिटी को रूल करने वाले को लॉर्ड का टाइटल दिया जाता था।
जैसा कि द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन नोवा हेवन सिटी के अंडर आता था, इस हिसाब से इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड वही हो सकता था जो इस सिटी के लॉर्ड हो। दूसरी तरह से कहा जाए तो इस सिटी के लॉर्ड ही द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन का लॉर्ड यानी कि हेड हो सकते थे। इतना बोलकर वह चुप हो गया। फिर शुभांश ने कुछ पल चुप रहने के बाद सुहानी की ओर देखा और कहा, रैबिट, मेरे डीएनए में भी कुछ ऐसा है जो मुझे मेरे फैमिली से हेरिटेज में मिला है। ये एक स्पेशलिटी है जो मेरे परिवार के कुछ सेलेक्टिव मेंबर्स में ही होती है। ये स्पेशलिटी हमें नॉर्मल लोग से अलग बनाती है। अगर इसे सही से डेवलप किया जाए तो ये हमें किसी भी फाइटिंग स्ट्रैटेजी में मास्टर बना सकती है, चाहे वह मार्शल आर्ट्स हो, ताइक्वांडो हो, बॉक्सिंग हो या कुंग फू या कोई और ताकतवर फाइटिंग स्किल। शुभांश की बात सुनकर सुहानी चौंकती हुई पूछी, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे ब्लडलाइन के चुनिंदा लोगों में से तुम भी एक हो जिसके अंदर वह स्पेशल डीएनए है ना? सुहानी की सवाल सुनकर शुभांश ने सीरियसनेस के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस स्पेशल डीएनए की ताकत तभी उभर कर आ सकती थी जब मुझे सही तरह से ट्रेन किया जाए। यही कारण था कि करीना ने मुझे किडनैप किया। वह मुझे अपने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। उसका मकसद था कि वह मेरे डीएनए को मॉडिफाई करके मुझे एक ऐसा फाइटर बनाए जो सभी तरह की फाइटिंग स्किल्स में निपुण हो। लेकिन उसका असली इरादा और भी ज्यादा खतरनाक था। ये सुनकर सुहानी ने डर और क्यूरियोसिटी के मिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या इरादा था उसका? शुभांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, करीना चाहती थी कि वह मेरी डीएनए में ऐसी चेंजेस करे जिससे मैं एक ऐसा वॉरियर बन जाऊं जो न केवल सभी तरह की फाइटिंग स्किल्स में मास्टर हो, बल्कि जिनसे कोई भी मुझे हरा न सके। उसने सोचा था कि अगर वह इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाती तो वह दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान बन सकती थी, क्योंकि वह ऐसे सुपर सोल्जर्स की फौज तैयार कर सकती थी जो उसकी हर कमांड का पालन करते और बड़े से बड़े देश को करीना के सामने झुकना पड़ता। फिर करीना उनसे अपने मन चाहे किसी भी डिमांड को पूरा कर सकती थी। करीना की इतनी खतरनाक इरादे के बारे में सुनकर सुहानी की आंखों में अब चिंता और गहरी हो गई थी। उसने धीरे से पूछा, तो क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? शुभांश ने उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं, वह मेरे डीएनए के साथ कुछ छेड़छाड़ करती उससे पहले ही दादाजी वहां पहुंच गए थे। लेकिन उसने तब तक एक्सपेरिमेंट से पहले की कुछ स्टार्टिंग प्रोसीजर को पूरा कर दिया था। उसने मुझे ऐसे हालात में डाल दिया था जहां मुझे अपनी इस स्पेशल डीएनए के पावर को पूरी तरह से एनहेंस करने के लिए ट्रेनिंग करना ही पड़ा। पहले पहले तो मेरे ट्रेनिंग ओबरॉयज के ट्रेनिंग बेस पर होती थी। उसके बाद मेरे स्पेशल डीएनए के पावर को एनहेंस करने का ट्रेनिंग द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन में इस दुनिया के सबसे बेहतरीन अलग अलग फाइटिंग मास्टर्स के हाथों स्टार्ट हुआ। शुभांश ने कहा, द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन न सिर्फ करीना जैसी खतरनाक हस्तियों से निपटने के लिए बना है, बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे का असली मकसद दुनिया में होने वाले किसी भी बड़े क्राइसिस से निपटने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म तैयार करना था। नोवा हेवन के अंदर द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक्स्ट्रा मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर, साइंटिफिक लेबोरेटरीज और हाई टेक से लेस एक हाईली सिक्योर डिफेंस सिस्टम बनाया है। शुभांश ने सुहानी को बताया कि दादाजी का लक्ष्य था कि यह ऑर्गेनाइजेशन इतनी ताकतवर हो जाए कि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली बुराई को जड़ से मिटा सके। यही वजह थी कि उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन रखा, जो आज दुनिया का सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। शुभांश से ये सब सुनकर सुहानी उससे पूछी, इस वक्त द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम करते हैं? ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लोग काम करते होंगे ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ये सुनकर शुभांश सुहानी को देखने लगा जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी अपनी सवाल का जवाब जानने के लिए। शुभांश ने अपना हाथ उठाया और सुहानी की नेक को पीछे से पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और उसके होठों पर एक बेबी किस करते हुए बोला, यस रैबिट। द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ आज के टाइम पर बिलियंस ऑफ पीपल जुड़ चुके हैं, लेकिन शुरुआत में इतने लोग नहीं थे, बल्कि दादाजी ने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोगों को जोड़ने के लिए बहुत कुछ किया है। सुहानी बोली, मुझे बताओ ना उस बारे में। सुहानी की क्यूरियोसिटी देखकर शुभांश बताने लगा उसके दादाजी ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कुछ नहीं किया। शुभांश ने बताया, दादाजी ने द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्पेशल प्लान पर काम करना शुरू किया जब द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन नया नया शुरू ही हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के मकसद को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज ही नहीं, बल्कि ऐसी टीम भी चाहिए जो फ्यूचर के किसी भी खतरे का सामना कर सके। इस टीम को बनाने के लिए उन्होंने दुनिया भर से उन बच्चों को ढूंढने का फैसला किया जिनमें किसी भी खतरे से निपट जाने की हौसला तो था, लेकिन किसी कारणवश उनकी टैलेंट अभी तक एक्सपोज नहीं हो पाया था। दादाजी ने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया और अपनी स्पेशल टीम्स को अलग अलग देशों में भेजा। दादाजी की उस स्पेशल टीम ने दुनिया की हर कोने में ऐसे बच्चों की खोज की जिनके अंदर यूनिक एबिलिटीज थी। वह बच्चे अपने अपने कंट्रीज की डिफिकल्ट सिचुएशंस में जी रहे थे, जिनमें से कई अनाथ थे, कुछ गरीब परिवारों से थे और कुछ को अपने समाज से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। पर इन सब के बावजूद उनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज थे जो उन्हें फ्यूचर में हर मुश्किल से डटकर निपटने वाला वॉरियर बना सकते थे।
इन बच्चों को ढूंढने और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करने के लिए दादाजी ने अलग अलग आइलैंड्स पर सीक्रेट ट्रेनिंग बेस भी एस्टैब्लिश किया। जहां जहां ये ट्रेनिंग बेस मौजूद थी वह सारे आइलैंड्स दूरदराज और बाहरी दुनिया से अलग थे, जहां बच्चों को उनकी स्पेशल एबिलिटीज के आधार पर ट्रेन किया गया। हर आइलैंड पर खास फैसिलिटीज थी जो उन्हें द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंप्लीट वॉरियर बनने में मदद कर सकती थी। इन बच्चों को ट्रेन करने के लिए दादाजी ने दुनिया भर से एक्सपर्ट टीचर्स को भी बुलाया। ये टीचर्स अपने अपने क्षेत्र के मास्टर थे, जिनमें से कुछ मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट थे, कुछ मेंटल ट्रेनिंग में माहिर थे और कुछ टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में पारंगत थे। इन टीचर्स ने न सिर्फ बच्चों की फिजिकल एबिलिटी को बूस्ट किया, बल्कि उन्हें मेंटली भी तैयार किया। आरान के दादाजी ने हर बच्चे के अंदर छिपी हुई टैलेंट को बाहर लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसमें बच्चों को डिसिप्लिन, ब्रेवरी, टीम वर्क और सेल्फ रिलायंस सिखाई गई। इस ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में डालकर उन्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाया गया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान दादाजी हर बच्चे की प्रोग्रेस पर नजर रखते थे। वह खुद इस बात को इंश्योर करते थे कि बच्चों के अंदर छिपी हुई टैलेंट को पूरी तरह से बाहर निकाला जाए। वह जानते थे कि ये बच्चे ही द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर वॉरियर्स बनेंगे, जो दुनिया की किसी भी बुराई का सामना कर सकेंगे। इस तरह धीरे धीरे वह टीम तैयार होने लगी, जिसने फ्यूचर में द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया का सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में अपना योगदान दिया। जैसे जैसे सुहानी शुभांश की बात सुनती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी क्यूरोसिटी शुभांश के बारे में और जानने के लिए बढ़ती जा रही थी। अपनी क्यूरोसिटी के चलते सुहानी पूछी, तो बताओ, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट हुई? कैसा रहा लॉर्ड बनने का ट्रेनिंग?